नमस्कार बच्चों। तो आज आपका एग्ज़ाम हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। मेरे सामने आपका पेपर है और मेरे पास इसकी डी बुकलेट सीरीज़ है। तो जिनके पास ए, बी और सी सीरीज़ की बुकलेट होंगी तो उनके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे, ये तो आपको मालूम ही है। ये 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर था और मार्क्स 75 थे, जैसा कि पहले से ही मैंने आपको बता दिया था अपने वीडियोस में। 100 क्वेश्चंस हैं इस बुकलेट में और आपको 50 करने हैं, ये इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया हुआ है। आपके पूरे सेशन में मैंने 81 वीडियोस आपके लिए अपलोड किए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो 81 वीडियोस में से ही ये क्वेश्चन पेपर आया है। एक दो क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो ज़रूर उनमें कवर नहीं हुए हैं, बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो सब उन्हीं वीडियोस में से हैं। तो जिन बच्चों ने वो 81 वीडियोस देखे हैं वो इसमें 100% मार्क्स लेकर आएंगे, ये मुझे विश्वास है। पहला क्वेश्चन जो मेरी बुकलेट में है, अंडर विच स्यूडोनिम डिड ए.जी. गार्डनर राइट हिज आर्टिकल्स एंड एसेज, यानी किस स्यूडोनिम मैंने आपको बताया था छद्म नाम होता है, तो किस स्यूडोनिम के अंतर्गत ए.जी. गार्डनर अपने आर्टिकल्स, अपने एसेज लिखता था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। और ऑप्शंस इलिया है, अल्फा ऑफ द प्लो है, सिलिया है, गोना ऑफ द सिकल है। तो आपको मालूम ही है कि अल्फा ऑफ द प्लो सही जवाब है इसका। ए.जी. गार्डनर अल्फा ऑफ द प्लो नाम से लिखता था। सेकंड क्वेश्चन है, हु सेड स्माइल्स लाइक पोइट्स आर बोर्न नॉट मेड, किसने कहा था कि जो मुस्कुराहटें हैं वो पोइट्स की तरह, कवियों की तरह पैदा होती हैं, बनाई नहीं जाती। तो ये बात भी ए.जी. गार्डनर ने कही है, उसका ऐसे ऑन स्माइल्स आपके सिलेबस में है और उसी ऐसे में ये बात ए.जी. गार्डनर ने बोली है। ऐसे आपने मेरे साथ पढ़ा था और जिन्होंने पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा था, वीडियो देखा था, उनको याद होगा कि ये बात ए.जी. गार्डनर ने बोली है। जिन्होंने नहीं देखा भाई उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग टू विच एज, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और ऑप्शंस इसमें है न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। और आपको मालूम ही है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो मॉडर्न एज को बिलोंग करती है, यानी मॉडर्न एज से संबंध रखती है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच फिक्शनल टेक्निक वॉज यूज्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ इन हर राइटिंग्स, तो अपने लेखन में कौन सी फिक्शनल टेक्निक वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा यूज़ की गई थी, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। और देखिए ऑप्शंस थे पीरियडिकल, पिकारेस्क, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और अनेक्डोटल। तो इसमें जो सही जवाब है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और ये आपने मेरे साथ पढ़ा था, ये पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स चैप्टर में से है ये क्वेश्चन। तो किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना, डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई। और आप अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर विच मिसाइल वॉज डेवलप्ड विद द रशियन कोलेबोरेशन, तो कौन सी मिसाइल रशिया के कोलेबोरेशन में डेवलप की गई थी, यानी रशिया के साथ मिलकर डेवलप की गई थी? त्रिशूल, ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश। तो आपको याद है, अच्छे से चैप्टर में आया था, मेरे साथ आपने पढ़ा था। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड किए थे उसमें भी मैंने अपलोड किया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया के कोलेबोरेशन में डेवलप की गई थी। फिर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ टैगोर एंड हिज इंडिया, तो ये चैप्टर आपने पढ़ा ही है, आपके सिलेबस में है। अमर्त्य सेन, W.B. यीट्स, चार्ल्स लैम्ब, आर.एन. नारायण तो नहीं, R.K. नारायण यहाँ पे लिखा हुआ, मिसप्रिंट है। तो टैगोर एंड हिज इंडिया जो चैप्टर है वो अमर्त्य सेन का लिखा हुआ है। आपने मेरे साथ डिटेल में इसको पढ़ा है, तो इसका जवाब होगा अमर्त्य सेन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों के मिलने की जगह को क्या कहते हैं? डेल्टा, कन्फ्लुएंस, ट्रिब्यूटरी, एस्चुअरी। तो जो मेरे साथ पढ़े हैं पूरे साल उनको मालूम है कि कॉन्फ्लुएंस वो जगह होती है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, तो दो नदियों का संगम कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। तो जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, बायोडाटा, लेटर या नोटिस। तो रिज्यूम अपडेटेड फॉर्म बायोडाटा की है, ये आप जानते हैं, इसका जवाब है बी। आरटीआई एक्ट केम स्ट्रांगली अंडर इफेक्ट इन द ईयर, तो आरटीआई का जो एक्ट है वो इफेक्ट में कब आया, कब प्रभावी हुआ?
और जवाब इसके 2010, 2005, 2021 या नन अमंग दीज। तो इसका जवाब 2005 है, ये आप जानते हैं। फिर है 11th क्वेश्चन, .com इज़ .com क्या है? कमर्शियल नेम है, कॉमन नेम है, कॉमिक नेम है या कमोडिटी नेम है? तो ये आपको मालूम ही है कि ये कमर्शियल नेम है। और ब्लॉग इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो ब्लॉग शॉर्ट फॉर्म किसकी है? वेबलॉग की है, ब्लॉगिंग की है, लोगो की है या ऑल ऑफ दीज। तो ये भी आप जानते हैं कि वेबलॉग को शॉर्ट में ब्लॉग कहते हैं। ये आप मेरे साथ इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं, मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने ये आपको बताया है सब कुछ। मीनिंग ऑफ वेब इज़, तो वेब का मीनिंग क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड एजुकेशन ब्लॉग या फिर स्पाइडर्स वेब या नन ऑफ दीज। तो वेब का जो मीनिंग है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, इससे आप परिचित हैं। 14th क्वेश्चन, अ फॉर्मल ईमेल इज़ रिटन टू। तो एक फॉर्मल माने औपचारिक होता है, औपचारिक ईमेल लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? अननोन पर्सन्स, अथॉरिटीज़, फ्रेंड्स, एनिमीज़, नन ऑफ दीज। तो भाई एनिमीज़ को नहीं लिखा जाता, फ्रेंड्स को नहीं लिखा जाता। जो फॉर्मल है, औपचारिक है ईमेल या लेटर, वो दोनों ही चीज़ें अननोन पर्सन्स और अथॉरिटीज़ को लिखी जाती हैं, जिनसे आप परिचित नहीं हैं, जिनको आप अच्छे से नहीं जानते, उनको आप फॉर्मल ईमेल या फिर फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ये आप अच्छे से परिचित हैं, कई वीडियोस हैं मेरे लेटर्स पर। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड एज। तो एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग को प्रयोग किया जाता है कंपोजिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग प्लस प्रिंटिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग को इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है, कंपोजिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग। तो इसका जवाब होगा डी। गोस्ट राइटिंग इज़ अ टाइप ऑफ, गोस्ट राइटिंग यानी भूतिया लेखन, है ना, भूत की तरह लिखना। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो जिन्होंने देखे हैं उनको ज़रूर याद होगा कि गोस्ट राइटिंग पर क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था। वो क्या होता है? कंटेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सीवी राइटिंग। तो ये गोस्ट राइटिंग कंटेंट राइटिंग होता है। आपको अच्छे से याद होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए लिखता है ना, जैसे आपने किसी और से लिखवा लिया और अपने नाम से अपलोड कर दिया यूट्यूब पर या फिर किसी वेबसाइट पर कि ये आपने लिखा है, तो वो गोस्ट राइटिंग होता है। तो इसका जवाब होगा ए, कंटेंट राइटिंग। फिर है द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड्स टू एन ईमेल इज़। तो वो पार्ट सॉफ्टवेयर का जो ऑटोमेटिकली ईमेल को रेस्पॉन्ड करता है वो मेलबॉट है, रोबोट है, कीबोर्ड है, यूपीएस है। तो वो जो पार्ट है वो मेलबॉट है जो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स सेंड टू मैनी पीपल साइमल्टेनियसली। यानी अनसॉलिसिटेड का वो मतलब होता है जिनको अनचाहे, जब हम नहीं चाहते और हमारे पास ईमेल्स आते रहते हैं हमारे मेल बॉक्स में, तो अनसॉलिसिटेड ईमेल सेंड टू मैनी पीपल साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ जो भेजे जाते हैं बहुत सारे लोगों को, वो क्या होते हैं? स्पैम होता है, मेलबॉट होता है, फ्लेम होता है या फायर होता है। तो आपको मालूम है कि उसको स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो वो सॉफ्टवेयर का पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को मैनेज करता है, मेलबॉट है, एसबॉट है, रोबोट है या फिर नन ऑफ दीज। तो वो मेलबॉट है। हॉस्टाइल मैसेज इज़, जो हॉस्टाइल मैसेज होते हैं, किसी के नफ़रत भरे हुए जो मैसेज भेजते हैं लोग इंटरनेट पे, तो वो हॉस्टाइल मैसेज कहलाते हैं और उनको क्या कहा जाता है? फ्लेम, फायर, ऐश या स्मोक। तो उन मैसेजेस को फ्लेम कहा जाता है। फिर है, तो इसका जवाब ए होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट है कमांड कंट्रोल प्लस एफ इज़ यूज फॉर। तो ये जो कमांड है कंट्रोल प्लस एफ, इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अनडू द टेक्स्ट को मतलब अनडू करने के लिए, फाइंडिंग और सर्चिंग अ टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, या फिर फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, या ऑल ऑफ दीज, या फिर इन सब के लिए। तो कंट्रोल प्लस एफ जो यूज़ किया जाता है वो फाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ढूंढने के लिए किसी टेक्स्ट को या डायलॉग बॉक्स को। तो ये कंट्रोल एफ का जो जवाब होगा ये बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब बी होगा। फिर है कमांड, एक और कमांड आपसे पूछी गई है, कंट्रोल प्लस ओ
इज़ यूज फॉर, तो कंट्रोल प्लस ओ जो है इस कमांड को किसके लिए यूज़ किया जाता है? ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग अ डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ फाइल या फिर क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल प्लस ओ, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, ओ फॉर ओपन, तो ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। ऐसे ही कंट्रोल प्लस एफ जो था, तो एफ फॉर फाइंडिंग, तो कंट्रोल प्लस एफ यूज़ किया जाता है फाइंडिंग के लिए और कंट्रोल प्लस ओ यूज़ किया जाता है ओपनिंग के लिए। फिर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, IBM के द्वारा, एप्पल के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुलता ही माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको आप आसानी से करके आए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। फिर है अ लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो जो लेटर है वो किस प्रकार की फॉर्म है? वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि वो एक रिटन कम्युनिकेशन है। जब आप लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो आप लिखकर ही तो कम्युनिकेशन करते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग तो जवाब हो नहीं सकता, क्योंकि आप हिंदी में भी लेटर लिख सकते हैं, चाइनीज़ में भी लिख सकते हैं। वर्बल तो मुंह से करते हैं, तो वो भी नहीं है। और नन ऑफ दीज तो जवाब है ही नहीं इसका, तो सही जवाब रिटन कम्युनिकेशन है। फिर है अ टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स, तो टर्मिनेशन में क्या चीज़ शामिल होती है? टर्मिनेट कर देते हैं ना, जब किसी का काम अच्छा नहीं होता या बॉस नाराज़ हो जाता है तो टर्मिनेट कर देता है, काम से हटा देता है। तो उसमें क्या चीज़ शामिल है? स्पीकिंग बैड वर्ड्स, यानी कि गालियाँ देना। इन्वाइटिंग फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए बुलाना। भाई टर्मिनेट करके बॉस पार्टी के लिए तो नहीं बुलाएगा आपको। फिर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीज़न फॉर डिसमिसल फ्रॉम द जॉब और कंपनी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये जो सी वाला है, द इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, रिगार्डिंग मीन्स संबंध में, द रीज़न कारण, फॉर डिसमिसल मतलब आपको हटाने का, फ्रॉम द जॉब जॉब से, और कंपनी या कंपनी से। तो आपको कंपनी से या आपके जॉब से क्यों हटाया जा रहा है उसका कारण बताया जाता है टर्मिनेशन में। तो ये जो जवाब है सी, ये सही होगा। फिर है ट्वीट इज़ टू मेक अ पोस्टिंग, जो ट्वीट है एक पोस्ट की जाती है उसमें, ऑन विच सोशल नेटवर्किंग साइट, तो कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करने को हम ट्वीट कहते हैं? तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे तो सभी लोग हैं। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि ट्विटर पर जो पोस्ट की जाती है उसको हम ट्वीट कहते हैं। तो जवाब हुआ बी, बहुत आसान सवाल है ये। फिर 27th क्वेश्चन देखिए, श्री अरविंदो घोष वॉज बॉर्न इन द ईयर, ये आपको मालूम ही है, 1857, 1872, 1888 या 1870। ये हमने करवाया था आपको, और आपको याद है कि 1872 में श्री अरविंदो घोष पैदा हुए थे। श्री अरविंदो एस्टेब्लिश्ड एन आश्रम एट, तो श्री अरविंदो ने आश्रम एस्टेब्लिश माने स्थापित करना होता है। स्थापित किया कहाँ पर? मुंबई में, कोलकाता में, पुदुचेरी में या फिर चेन्नई में। आपको पता ही है कि उन्होंने आश्रम अपना पुदुचेरी में स्थापित किया, जिसको पौंडीचेरी भी कहा जाता है। तो जवाब है इसका सी। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन, और बहुत अच्छे से रविन्द्रनाथ टैगोर आपको तैयार कराए थे मैंने, और आपको मालूम ही है कि वो कब पैदा हुए। ऑप्शंस 1861, 1860, 1862, 1863। आपको मालूम है 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे। जवाब हमारा हुआ ए। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज़ फॉर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला? लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए। कितना आसान सवाल है भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते थे तो ऑब्वियसली उनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए ही मिला होगा। जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ एस्टेब्लिश्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, एमिटी यूनिवर्सिटी की, शांति निकेतन की, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की। अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। जवाब हमारा सी, और आपने बिल्कुल सही किया होगा इसको। द फेमस शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला इज रिटन बाय, कितना आसान सवाल है। काबुलीवाला कहानी किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ। बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये कहानी। तो इसका जवाब भी हुआ ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, K.S. वेंकट रमानी वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ, तो K.S. वेंकट रमानी किस शहर में पैदा हुए थे? ऑप्शंस हैं आपके पास, मैसूर, तंजौर, वेल्लोर और चेन्नई। तो अगर आपने वीडियो देखा था K.S. वेंकट रमानी वाला मेरा, तो आपको ज़रूर याद होगा कि वो तंजौर में पैदा हुए थे। जवाब है हमारा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा
गड़बड़ दे दिया है आपको, मतलब ऑप्शंस सही नहीं दिए इसमें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पेपर बोट्स, तो पेपर बोट्स किसने लिखा है? के.एस. वेंकटरमणी, अरविंदो घोष, नयनतारा सहगल, कमला मार्कंडेय। तो पेपर बोट्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपने इसमें से ये किया भी है तो आपको पूरा मार्क्स इसका मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें टैगोर दिया ही नहीं है। 35वां सवाल है, मालगुडी डेज वॉज रिटन बाय, मालगुडी डेज किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, चेतन भगत, ओ हेनरी। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको तैयार कराया था, आपको बिल्कुल सही करके आए होंगे आप लोग कि आर के नारायण ने मालगुडी डेज लिखा है। फिर है मुल्कराज आनंद हैज़ रिटन द नॉवल, तो मुल्कराज आनंद ने कौन सा नॉवल लिखा है? ये भी आप अच्छे से जानते हैं। द एक्सेंट, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, अनटचेबल और द इंग्लिश टीचर। तो इसमें से अनटचेबल जो नॉवल है वो मुल्कराज आनंद का है, आप सभी लोग जानते हैं। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो भारत कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। फिर है 38 द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ कमला मार्कंडेय, सबसे ज़्यादा जानी मानी जो रचना है ना, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है कमला मार्कंडेय की, कौन सी है? नेक्टर इन अ सीव, शेम, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, द सर्पेंट एंड द रोप। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। नेक्टर इन अ सीव, सीव होती है छलनी और नेक्टर होता है अमृत, यानी छलनी में अमृत रुकता नहीं है ना, निकल जाता है। तो ऐसे ही इसमें कहानी है कमला मार्कंडेय के नावल में। तो ये जो नेक्टर इन अ सीव उनका बहुत फेमस नावल है, और इसका जवाब हमारा क्वेश्चन का हुआ ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनतारा सहगल वॉज बोर्न ऑन, नयनतारा सहगल पैदा हुई थी 1927 3 में दिया हुआ, देखिए 10 मई 1927, 10 मार्च 1927, 10 अप्रैल 1927, 10 दिसंबर 1925। तो ये तो आपको पता ही है कि 1927 में हुई थी, और शायद ये भी आपने सही किया हुआ कि वो 10 मई 1927 को पैदा हुई थी, क्योंकि नयनतारा सहगल पर हमारे 2 वीडियो हैं और उनमें ये आया है, हमने करवाया है। फिर है अ ट्रेवलॉग डेस्क्राइब्स, ट्रेवलॉग में जो वर्णन होता है किस चीज़ का होता है? वंस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस, यानी किसी की यात्रा के वृतांत होते हैं। वंस मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन, मीनू कार्ड इन अ रेस्टोरेंट, या फिर यूज़र मैनुअल ऑफ अ टेलीविज़न। तो ये आपको मालूम ही है कि ट्रैवलॉग जो होता है यात्रा वृतांत होता है, तो किसी व्यक्ति के ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस, अनुभव उसमें, यात्रा के अनुभव उसमें शामिल होते हैं। तो जवाब हुआ हमारा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ना शॉर्ट स्टोरी अ प्रोटैगोनिस्ट रेफर्स टू, तो एक शॉर्ट स्टोरी में प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि प्रोटैगोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर होता है। तो अब इसमें देखिए, द सेंट्रल कैरेक्टर, द लैंडस्केप डिस्क्राइब, द विलेन और द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। तो प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? द सेंट्रल कैरेक्टर होता है। जवाब हमारा हुआ ए। लेकिन आप ये भी एक चीज़ अब नोट कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए, वैसे मैं कई बार आपको नोट करा चुकी हूँ कि जो विलेन होता है वो भी सेंट्रल कैरेक्टर होता है, लेकिन उसको हम एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। हीरो को हम प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं, हीरो या हीरोइन को, और जो विलेन होता है उसको हम एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोबायोग्राफी इज़ एन अकाउंट ऑफ, तो ऑटोबायोग्राफी अकाउंट मतलब वर्णन होता है, तो वो जो वर्णन है किस चीज़ का है? मेडिवल हिस्ट्री का है, द राइटर्स लाइफ, मेटाफिजिक्स, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है? द राइटर्स लाइफ है, उसका वर्णन है। तो जवाब हुआ हमारा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड हाउल्ड इन द नाइट, जो हवा है वो हाउल मतलब उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाली, चिल्लाई, हाउल माने चिल्लाना होता है। तो हवा चिल्लाई इन द नाइट मीन्स रात को। तो साए साए करके हवा जो चलती है ना, तो उसको हाउलिंग कहते हैं, हवा का चीखना। तो रात को हवा चीखी। अब इसमें क्या है? इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? तो फिगर्स ऑफ स्पीच पे मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, और बार बार मैं आपको कहती हूँ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसको एक बार देख लेंगे तो आपके सारे फिगर्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे। और इसमें कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? क्योंकि देखिए हवा है, वो कैसे चीखेगी, वो कैसे चिल्लाएगी? वो क्या कोई आदमी है? नहीं ना। तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है।
और इसलिए यहाँ जो ऑप्शंस हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिटरेशन, तो इसमें से जो सही जवाब है वो पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनूमा मीन्स। डेनूमा का क्या मतलब होता है? राइजिंग एक्शन, एपेक्स, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, या फिर फॉलिंग एक्शन। तो ये मैंने आपको करवा रखा है, और ये डेनूमा का मतलब होता है फॉलिंग एक्शन। फिर है लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी आर टाइप्स ऑफ। तो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी किसके टाइप्स हैं, किसके प्रकार हैं? म्यूज़िक के, पेंटिंग के, फूड के, या प्रोज के? तो प्रोज होता है, लिटरेरी प्रोज होती है, नॉन लिटरेरी प्रोज होती है। जैसे अखबार है, उसको नॉन लिटरेरी प्रोज में शामिल किया जाता है। या फिर जैसे बुक्स होती हैं, साइंस की बुक्स हैं या किसी और सब्जेक्ट की बुक्स हैं, तो वो भी तो प्रोज में ही लिखी जाती हैं, तो वो सब नॉन लिटरेरी प्रोज कहलाता है। तो जवाब हमारा हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैशबैक इज नोन एज। तो फ्लैशबैक को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लैशबैक आपने देखा ही होगा, कहानियों में अक्सर फ्लैशबैक होता है, कहानी एंड से शुरू होती है और फिर वो बताई जाती है। जैसे द बैड थी मेरी फेवरेट कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मतलब मेरे कहने से उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत ही अच्छी कहानी है, वो सारी फ्लैशबैक में बताई जाती है। तो फ्लैशबैक को और किस नाम से जाना जाता है? डायलिसिस, एनालेप्सिस, पैरालिसिस, या फिर प्रोलैप्सिस? तो इसको देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि इसको एनालेप्सिस कहा जाता है, फ्लैशबैक को एनालेप्सिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनालेप्सिस यानी कि बी इसका जवाब हुआ। फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ और टू सेल्फ रेफर्स टू। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा होता है, तो अपने आप से झगड़ा, अपने आप से संघर्ष, अपने आप से लड़ाई क्या कहलाती है? इंटरनल बैटल विद इन वन सेल्फ, स्ट्रगल विद टेक्नोलॉजी, स्ट्रगल विद सोसाइटी, स्ट्रगल विद एनिमी। तो इंटरनल बैटल विद इन वन सेल्फ यानी अपने अंदर एक लड़ाई जो होती है, इंटरनल मीन्स आंतरिक, बैटल माने युद्ध, विद इन वन सेल्फ अपने अंदर, तो ये जो जवाब हुआ इसका ए हुआ। फिर 48वां क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टर्स अपीयरेंस डिनोट्स। कैरेक्टर की जो अपीयरेंस है वो दिखाती है ओपनिंग द स्टोरी, क्लोजिंग द स्टोरी, स्टॉपिंग द स्टोरी, ऑल ऑफ द अबव। तो कैरेक्टर जब अपीयर होता है, सामने आता है, तो स्टोरी ओपन होती है, तो ओपनिंग द स्टोरी इसका सही जवाब होगा ए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नरेटिव स्टाइल दैट कैप्चर्स। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये मैंने कई बार आपको बताया है, जब वर्जीनिया वुल्फ की बात हुई है तब भी, उसके अलावा भी कई जगह मैंने आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है। तो ये जो नरेटिव है, नरेटिव स्टाइल है, वो क्या करती है? दैट कैप्चर्स माने पकड़ती है, किस चीज़ को पकड़ती है? राइजिंग एक्शन, थॉट प्रोसेस, फॉलिंग एक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेटिव स्टाइल है वो थॉट प्रोसेस को पकड़ती है, उसमें थॉट प्रोसेस दिखाया जाता है, किसी व्यक्ति के दिमाग में जो चल रहा होता है वो उसमें दिखाया जाता है। और वर्जीनिया वुल्फ इसके लिए जानी जाती है। वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन आपके सिलेबस में है, लेकिन वो उसमें बहुत कुछ लिखा है जो आगे आप पढ़ेंगे। मिसेस डेलोवे आपके सिलेबस में ज़रूर आएगा। मिसेस डेलोवे उसका बहुत फेमस नॉवल है और उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नरेशन अ स्टोरी इज टोल्ड इन। ये नरेशन में एक जो कहानी है वो कैसे दिखाई जाती है, कैसे सुनाई जाती है? रिवर्स ऑर्डर में, फंक्शनल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या ऑल ऑफ द अबव? तो नरेशन किसी भी तरीके से हो सकता है कहानी का। रिवर्स ऑर्डर में, जैसे फ्लैशबैक में जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर होता है, पहले एंड बता दिया जाता है और फिर कहानी पीछे चलती है। तो रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है, फंक्शनल ऑर्डर हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है। तो इसका जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द कंसेप्ट ऑफ। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है किस कंसेप्ट से? इंटरप्रेटर, नरेटर, ऑब्जर्वर, या फिर चीटर? तो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो नरेटर का होता है, कहानी सुनाने वाले का होता है। तो जवाब हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोन इज क्लोजली रिलेटेड टू। टोन यानी लहजा होता है, तो क्लोजली घनिष्ठ रूप से, रिलेटेड टू माने संबंधित है। तो जो लहजा है वो घनिष्ठ रूप से संबंधित है किस चीज़ से? मूड से, इमोशन से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो भाई जैसा हमारा मूड होगा,
है ना, भावावस्था होती है और इमोशंस भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो जैसा मूड होगा, जैसी भावावस्था होगी, जैसी इमोशंस होंगी किसी ऑथर की, वैसी ही तो उसकी टोन होगी, वैसा ही तो उसका लहजा होगा। तो ये दोनों ही चीज़ों से टोन रिलेटेड है हमारा। आप खुद का देखिए, मूड ख़राब होता है तो टोन भी ख़राब होती है ना, बात करने की लहजा ख़राब होता है। तो मूड और इमोशंस इसको अफेक्ट करते हैं। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है राइटर्स यूज इमेजरी टू सेट अ ब्लैंक स्पेस इन आवर माइंड। तो जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, वो इमेजरी का प्रयोग करते हैं एक सेट करने के लिए। क्या चीज़? विजुअल इमेज, लाइट इमेज, मिरर इमेज, ऑल ऑफ द अबव इन आवर माइंड। तो हमारे माइंड में देखिए विजुअल इमेज जो हम देख सकते हैं ऐसी इमेज हुई, लाइट इमेज यानी जिस पर रोशनी पड़ रही है वैसी इमेज हुई, मिरर इमेज वो होती है जो कि बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी मिरर में दिखाई देती है, तो एग्जैक्ट इमेज होती है वो। तो एक राइटर इमेजरी जो यूज़ करता है, ये सारी इमेजेस हमको दिखाता है, हर तरीके की इमेज वो यूज़ करता है। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर है इन रिपीटिशन अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज डिलीटेड, टर्मिनेटेड, रिपीटेड, नन ऑफ द अबव। तो भाई रिपीटिशन में तो रिपीट ही होगा ना, तो कितना आसान जवाब है, रिपीटेड होगा, सी। फिर है इन एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में आइडियाज आर प्लेस्ड इन शार्प क्रिटिसिज्म एंड रेटोरिक, juxtaposition and sustained tension, rhythm and rhyme, none of the above। तो एंटीथेसिस में आइडियाज साइड बाय साइड रखे जाते हैं एक दूसरे के। तो साइड बाय साइड के लिए हम क्या बोलते हैं, जक्सटेपोजिशन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो एंटीथेसिस में जो आइडियाज रखे जाते हैं इन शार्प जक्सटेपोजिशन होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रखे होते हैं। तो इसका जवाब हुआ जक्सटेपोजिशन एंड सस्टेन टेंशन। तो जवाब हुआ इसका बी। फिर हुआ एंटीथेसिस ऑफ गॉड इज। देखिए एंटीथेसिस पे हमने वीडियो बनाया था, आपको अच्छे से याद होगा। और तो जब कोई चीज़ अपोजिट होती है ना, एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज उसमें रखे होते हैं, तो जहाँ गॉड हमारे दिमाग में आता है तो दूसरी तरफ हमारे दिमाग में कौन आता है? शैतान आता है ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं डेविल, सेंट, चैरिटी, क्रूअल। तो क्रूअल तो एक एडजेक्टिव हो गया, चैरिटी दया होती है, सेंट महात्मा होते हैं, संत होते हैं। तो जो गॉड के जस्ट अपोजिट है वो डेविल है। तो जवाब हमारा हुआ ए, गॉड की एंटीथेसिस डेविल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एफोरिज्म इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट इन। तो एक एफोरिज्म है, ब्रीफ में संक्षिप्त होता है, छोटा स्टेटमेंट कथन होता है। इन अ सिंगल कंसाइज सेंटेंस, अ जक्सटेपोजिशन इन राइम पैटर्न, या फिर डिडक्टिक मैनर। तो एफोरिज्म जो होता है एक छोटा सेंटेंस होता है। ये बात तो इन्होंने ब्रीफ स्टेटमेंट में ही कह दी। तो ये जो जवाब है हम ये तो देंगे नहीं, सिंगल कंसाइज सेंटेंस है। हाँ, सिंगल कंसाइज सेंटेंस होता है, तो ये बात तो यहीं आ गई ब्रीफ स्टेटमेंट में। तो और उसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, डिडक्टिक मैनर में होता है। डिडक्टिक मैनर क्या होता है, जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ का उपदेश दिया जाता है, कोई ऐसी सलाह होती है, कोई प्रोवर्ब होती है, कोई कहावत होती है, तो वो एफोरिज्म कहलाती है। तो हमारा जो जवाब होगा वो डी होगा। डिडक्टिक मैनर मीन्स उपदेशात्मक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय अ। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जिनको जोड़ा जाता है किससे, वर्ब से, एडवर्ब से, इंटरजेक्शन से या कंजंक्शन से। तो उसको जोड़ा जाता है कंजंक्शन से। तो हमारा जो जवाब है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शन एस्टेब्लिशेस। तो डिक्शन एस्टेब्लिश माने स्थापित करना। तो डिक्शन होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी किस तरीके के वर्ड चुने हैं, शब्द चुने हैं, अल्फाज चुने हैं लिखने वाले ने। तो डिक्शन किस चीज़ को स्थापित करता है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेटिकल वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ फ्लुएंट राइटिंग, या फिर अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो जवाब हमारा होगा डी, अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का चयन करेगा लेखक वही उसका स्टाइल होगा, ये उसका खास स्टाइल होगा। तो जवाब हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच। इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, सिमिली, मेटाफर, ट्रेजेडी या फिर एलिटरेशन। तो ट्रेजेडी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये तो एक प्रकार का ड्रामा होता है। जवाब हमारा हुआ सी, और आप भी इसको सही करके आए होंगे। इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू द
ब्लैंक स्पेस प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू द नरेटर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आपको मालूम ही है कौन सा है, आई है, यू है, वी है या दे है? तो आई है ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, तो जवाब हमारा हुआ ए। फिर है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी। अच्छे से रटाया था आपको, सही बिल्कुल करके आए होंगे। ओ हेनरी का असली नाम क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर, जिमी पोर्टर, सिगमंड पोर्टर, हैरी पॉटर। तो विलियम सिडनी पोर्टर उसका नाम है, ए है जवाब। गी द मोपासा इज अ रशियन राइटर, फ्रेंच राइटर, इंडियन राइटर, आयरिश राइटर। तो ये बिल्कुल सही करके आए होंगे आप, फ्रेंच राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी की राष्ट्रीयता क्या थी? इटालियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश। आप जानते ही हैं कि वो अमेरिकन था, सही करके आए होंगे बिल्कुल, जवाब सी है। नेक्स्ट है द लास्ट लीफ इज सेट इन। तो लास्ट लीफ कहाँ सेट है? द ग्रीनविच विलेज, टोरंटो, दुबई, वेस्टमिंस्टर एवे। आपको पता ही है कि वो ग्रीनविच गांव में सेट है कहानी, तो जवाब हमारा हुआ ए, सही करके आए होंगे। स्यू एंड जॉन सी वर टू यंग आर्टिस्ट, टेररिस्ट, टीचर्स, बेगर्स। बिल्कुल सही करके आए होंगे। आर्टिस्ट थी दोनों, पेंटर थी, स्यू एंड जॉन सी। द लास्ट लीफ की दोनों हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो जवाब हमारा ए है। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। लेमेंट कहानी किसने लिखी है? आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ी है। ओ हेनरी, एंटन चेखव, गी द मोपासां, मुल्कराज आनंद। तो चेखव की कहानी है द लेमेंट, बिल्कुल सही जवाब दिया होगा आपने, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द स्लेज ड्राइवर। तो स्लेज के ड्राइवर का पूरा नाम क्या है? एओना मोलापोव, एओना पोटापोव, एओना या फिर एओना शोलोकोव। तो ये आपने बिल्कुल सही लिखा होगा, एओना पोटापोव उसका नाम है, आंसर हमारा बी है। फिर हु अकॉर्डिंग टू यू इज़ एओनाज ट्रू फ्रेंड। तो आपके अनुसार एओना का सच्चा दोस्त कौन है? फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर या फिर हॉर्स। तो एओना की बात हॉर्स सुनता है तो वही उसका सच्चा दोस्त हुआ, तो जवाब हमारा हुआ डी, ये आपने बिल्कुल सही किया होगा। फिर है द टेरर पोर्ट्रेज और रिफ्लेक्शन ऑफ। तो जो द टेरर कहानी है वो किसका रिफ्लेक्शन है, क्या दर्शाती है? इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी, रशियन सोसाइटी। तो द टेरर फ्रेंच कहानी है तो फ्रेंच सोसाइटी दर्शाती है, जवाब हुआ हमारा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द टेरर। तो जो टेरर कहानी है उसका नरेटर कौन है, कौन वर्णन करता है, उसको कौन सुनाता है? मोपासा सुनाता है, रेमन सुनाता है, रेमन्स फ्रेंड सुनाता है, एन अननोन पर्सन सुनाता है। तो उसमें नाम आया है, उसका नाम है उसका रेमन, जो कहानी सुनाने वाला है, और ये हमने अपलोड भी किया था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा इसका। फिर है व्हाट डज रेमन फाइंड इन हिज रूम। रेमन को अपने कमरे में कौन मिलता है? अ स्नेक, अ गोस्ट, अ थीफ, अ मैन सिटिंग ऑन अ चेयर। तो रेमन को अपने कमरे में कौन दिखाई देता है? एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ दिखाई देता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, डी है इसका जवाब। फिर है व्हाई डज द नरेटर इन द स्टोरी द टेरर सर्च फॉर अ कंपेनियन। तो जो नरेटर है कहानी का सुनाने वाला है वो एक कंपेनियन क्यों चाहता है, एक साथी की तलाश उसको क्यों है? टू प्ले खेलने के लिए, टू हैव अ ड्रिंक शराब पीने के लिए, टू गेट रिड ऑफ आइसोलेशन यानी एकांत से छुटकारा पाने के लिए, टू फाइट लड़ने के लिए। तो उसको साथी किस लिए चाहिए? टू गेट रिड ऑफ आइसोलेशन, एकांत से छुटकारा पाने के लिए, जवाब हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो बार्बर्स ट्रेड यूनियन कहानी का लेखक कौन है? आप अच्छे से जानते हैं, मुल्कराज आनंद, चार्ल्स लैम, जोसेफ एडिसन या फिर आर के नारायण। तो मुल्कराज आनंद ने लिखी है कहानी। फिर है व्हाट वाज द हेरिडिटरी प्रोफेशन ऑफ चंदू। चंदू का हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय क्या था? टीचिंग, टेलिंग, बार्बरिंग या फिर स्पिनिंग। तो उसका आनुवंशिक व्यवसाय बार्बरिंग था यानी बाल काटना था, तो जवाब हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोर गिल्डेड शूज एंड सिल्क टर्बन। तो हु वोर कौन पहनता था? गिल्डेड माने जड़ाऊ जूते, और सिल्क यानी कि रेशम का टर्बन साफा कौन बांधता था? चंदू, चंदूज फादर, चंदूज क्लासमेट, द विलेज साहूकार। तो इसका जवाब है चंदू का क्लासमेट, जो कि सुना भी रहा है ये कहानी, नरेटर है इस कहानी का, तो वही पहनता था ये। तो जवाब हमारा हुआ सी, आपको अच्छे से याद रहा होगा। हु वॉज कलन खान। कलन खान कौन था? अ बार्बर, अ डेंटिस्ट, एन आई सर्जन, अ टेलर। तो आपको याद है अच्छे से, कलन खान एक डेंटिस्ट था। फिर है
हु रोट द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, के जो अंडर द बनियान ट्री कहानी है किसने लिखी है? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया होगा, आर के नारायण, ओलिवर गोल्डस्मिथ, सलमान रश्दी, प्रेमचंद। तो ये कहानी आर के नारायण ने लिखी है। जवाब ए है। फिर है इन विच रीजन डज द सोमल विलेज लाई, तो किस क्षेत्र में सोमल गांव स्थित है? वेसेक्स, मालगुडी, तंजौर या सिलीगुड़ी? तो जैसा कि आर के नारायण को आप जानते ही हैं, वो मालगुडी क्षेत्र में को अपना मतलब कि वर्किंग रीजन बनाते हैं, जो उनके लेखन में आती है जगह वो मालगुडी है। तो ये सोमल गांव भी मालगुडी में ही आएगा। तो जवाब हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द बनियान ट्री स्टैंडिंग, तो बरगद का पेड़ कहाँ खड़ा था? बिफोर द विलेज टेम्पल, नियर द वाटर टैंक, इन द मैम्फी हिल्स या फिर आउटसाइड द विलेज? तो जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, वो कहाँ था? विलेज टेम्पल, गांव का जो मंदिर है उसके सामने था। तो जवाब हुआ हमारा ए। फिर हु वॉज नंबी, नंबी कौन था? अ विलेज पीस्ट, विलेज सरपंच या फिर स्कूल टीचर, अ स्वीपर? तो वो एक गांव का पुजारी था, विलेज प्रीस्ट। इसका सही जवाब है ए। फिर है गेम्स एट ट्विलाइट इज ऑथर्ड बाय, गेम्स एट ट्विलाइट कहानी किसने लिखी है? अच्छे से आपको मालूम ही है, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, अनीता देसाई। तो ये कहानी अनीता देसाई ने लिखी है। आप बिल्कुल इसको सही करके आए होंगे। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस की तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना आसान क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए, और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जैसा आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आया। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट इज, तो गेम्स एट ट्विलाइट जो कहानी है उसका सेंट्रल कैरेक्टर रवि है, जॉन्सी है, सनी है या हनी है? तो उसका सेंट्रल कैरेक्टर रवि है। ये भी आप सही करके आए होंगे। हु वॉज द एल्डेस्ट एमंग द बॉयज़ इन द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, तो गेम्स एट ट्विलाइट जो कहानी है उसमें लड़कों में सबसे बड़ा कौन था? रवि था, मनु था, रघु था या वीरू था? तो उनमें सबसे बड़ा जो था वो रघु था। ये भी आप सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन इज नोन एज, फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स? तो फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश एसे के फादर के रूप में जाना जाता है। जवाब हमारा होगा ए। बिल्कुल आप सही करके आए होंगे। और फिर है ये कोटेशन बेकन से ही है और ये आपने किया था मेरे साथ। रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ ब्लैंक स्पेस मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? कंप्लीट, परफेक्ट, वाइज या रेडी? तो कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन आएगा। ये आप सही करके आए होंगे अगर आपने वीडियो देखा था मेरा तो। फिर बेकन से स्टाइल इज कॉल्ड, बेकन का जो स्टाइल है वो क्या कहा जाता है? सिंपल, ल्यूसिड, एफोरिस्टिक, ह्यूमरस? तो ये भी आपने सही किया होगा, एफोरिस्टिक स्टाइल है बेकन का। फिर है हु रिगार्डेड द एसे एज अ रिसेप्टेकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स, तो हु रिगार्डेड यानी कौन मानता था द ऐसे निबंध को एज अ रिसेप्टेकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स, यानी जो डिटैच्ड थॉट्स होते हैं, जो बिखरे हुए विचार हैं, उनको रिसीव करने वाला उनका रिसेप्टेकल, उनका संग्रह कौन मानता था? तो चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट, ली हंट या फ्रांसिस बेकन? तो ये कौन मानता था? फ्रांसिस बेकन मानता था। उसने अपने एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस भी कहा है, ये भी मैंने आपको याद कराया था। तो इसका जो जवाब होगा वो फ्रांसिस बेकन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी वॉज रिटन वाई, ये बिल्कुल आप सही करके आए होंगे। जॉन कीट्स, W.B. यीट्स, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब? तो सही जवाब इसका डी है। व्हाट इज़ साल्टरी, साल्टरी क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और जो मैंने अपना मॉडल पेपर अपलोड किया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें वो वाले। तो अ सॉन्ग, अ फ्लूट, अ डांस, अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? तो अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है साल्टरी। तो इसका जवाब डी है। फिर व्हाट इज़ लीथे, लीथे का नाम कई बार आया है मेरे वीडियोज़ में और मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि इसका नाम आप याद कर लीजिए। लीथे एक नदी है ना। ऑप्शंस हमारे क्या हैं? अ पॉइजन एरो, अ रिवर, अ सिटी, अ मोन्यूमेंट? तो इसका सही जवाब होगा अ रिवर, बी। ये लीथे वो रिवर है जिसमें कि जो मरी हुई आत्माएं हैं इसमें जाके डुबकी लगाती हैं, फिर अगला जन्म लेती हैं। तो जो इस जन्म का पूरा सब कुछ भूल जाती हैं, इस जन्म में क्या क्या हुआ। तो ये रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। अच्छे से याद कर लीजिए, अक्सर ये एग्ज़ाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। फिर है द कलेक्शन ऑफ लैम्स एसेज इज नोन एज, तो
तो लैम्ब के जो एसेज हैं उनका कलेक्शन, उनका संग्रह क्या कहलाता है? सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एसेज ऑफ इलिया या नन ऑफ दीज। तो लैम्ब के निबंधों का संग्रह एसेज ऑफ इलिया कहा जाता है, वो इलिया नाम से लिखता है। तो जवाब हुआ हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 93, हु वॉज जॉन? जॉन कौन था? ये ड्रीम चिल्ड्रन में एक कैरेक्टर था जॉन। लैम्स एल्डर ब्रदर, लैम्स अंकल, लैम्स कज़न या लैम्स फ्रेंड? तो ये लैम्ब का भाई था, तो जवाब हुआ हमारा ए। फिर है द फेमस एसे बाय चार्ल्स लैम्ब, ड्रीम चिल्ड्रन इज अ। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो निबंध है चार्ल्स लैम्ब का, वो कैसा निबंध है? पॉलिटिकल एसे, हिस्टोरिकल एसे, पर्सनल एसे या फिर रिलीजियस एसे? तो वो एक व्यक्तिगत निबंध है, तो जवाब हुआ हमारा सी, पर्सनल एसे। फिर विच इमोशन डोमिनेट्स द एसे ड्रीम चिल्ड्रन? तो कौन सी इमोशन मीन्स कौन सी भावना, डोमिनेट्स मीन्स सर्वोपरि है द एसे ड्रीम चिल्ड्रन? जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है उसमें सबसे ऊपर कौन सी भावना है? ह्यूमर है, पैथोस है, विच है, सटायर है? तो हालांकि उसमें ह्यूमर और पैथोस दोनों ही भावनाएं हैं, और इस पर मैंने क्वेश्चन एक लॉन्ग आंसर भी अपलोड किया था ह्यूमर एंड पैथोस पर, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि एक साथ तो दोनों दिए नहीं हैं, तो हमको एक चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर पैथोस चूज़ करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें करुणा भरी हुई है, बहुत दुख है इस ऐसे में, दुखद है। तो हम जो जवाब देंगे इसका बी देंगे, पैथोस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लेम इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन? तो इस जो ड्रीम चिल्ड्रन एसे था उसमें लेम कौन था, यानी लंगड़ा कौन था? अंकल जॉन, लैम्ब, मिसेस फील्ड या फिर एलिस? तो उसमें जो अंकल जॉन यानी जो भाई था जॉन, लैम्ब का जो भाई बनाया उसमें अंकल, वो मतलब बच्चों का अंकल है लेकिन लैम्ब का भाई है, तो वो लंगड़ा था। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 97, सर रोजर एट चर्च वॉज रिटन बाय? अच्छे से याद है आप लोगों को, करके आए होंगे बिल्कुल सही। सर रोजर, जोसेफ एडिसन, चार्ल्स लैम्ब, बेकन। तो जोसेफ एडिसन ने लिखा है, ये जवाब है बी। कंप्लीट द सेंटेंस, संडे क्लियर्स अवे द ब्लैंक स्पेस ऑफ द होल वीक। मैंने कहा था इसको रट लीजिए, और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी अपलोड किया था ये, और आप बिल्कुल सही करके आए होंगे इसको। सैंड, रस्ट, डस्ट, डर्ट। तो इसका जो जवाब है वो रस्ट है। रस्ट माने जंग होता है, तो संडे को जो सारे हफ्ते की जंग है वो छूट जाती है। फिर है विच पीरियडिकल वॉज ब्रॉट आउट? तो कौन सा पीरियडिकल शुरू किया गया था बाय एडिसन एंड स्टील इन कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलकर, तो दोनों ने मिलकर कौन सा पीरियडिकल शुरू किया था? द टैटर, ये टैटलर स्पेलिंग होगी। फिर द लंडन मैगजीन, द लंडन गजट या फिर द स्पेक्टेटर? तो इन्होंने जो शुरू किया था वो द स्पेक्टेटर शुरू किया था, सही जवाब है डी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ द चर्च? तो चर्च की आंतरिक भाग को किसने ब्यूटीफाई किया है? सर रोजर ने, चैपलिन ने, स्क्वायर ने या विलेजर्स ने? तो ऐसे आपने मेरे साथ पढ़ा है और आपको मालूम है कि वो सर रोजर ने ब्यूटीफाई किया है, जवाब है हमारा ए। इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर, इससे बेहतर क्वेश्चन पेपर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना हमने पढ़ा था उसी में से आया है पूरा क्वेश्चन पेपर, 100% आपके मार्क्स आएंगे। और अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाइए। 26 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ आपके सेकंड सेमेस्टर के, बचे हुए बस करने ही वाली हूँ। बिल्कुल तैयार रहिए, अगले सेमेस्टर में भी हमको बहुत मेहनत करनी है क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। पूरे सेशन आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। वैसे तो मैं किसी वीडियो में ज़्यादा बोलती नहीं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन फिर भी आपसे इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगी कि आपके कुछ और साथी होंगे जिनको ज़रूरत होगी मेरे वीडियोज़ की, जो कि ट्यूशन नहीं पढ़ सकते बच्चे। हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए चैनल के बारे में, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।